इस समय हम लोग कंटिन्यू किए किसे, मूल अधिकार को। इसके पहले का लेक्चर क्या हम लोगों को हो चुका है, अधिकार क्या है और अधिकारों के विकास के चरण पर चर्चा इसके पहले की जा चुकी है। अब हम बात करते हैं क्या कि मूल अधिकार क्या है ना। मूल अधिकार जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के पार्ट 3 यानी कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि क्या मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई, तो नहीं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं है, इसको नोट डाउन कर जाइए। कोई भी कहता है कि आर्टिकल 12 में परिभाषित है तो ये समझिएगा वो निहायत ही मूर्खाधिराज है ना। मतलब संविधान में कहीं पर भी मूल अधिकार की परिभाषा नहीं दी गई है, किसी भी आर्टिकल में नहीं है। तो ये कहा जाए कि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा दी जा सके तो संभव नहीं है। यानी कि मूल अधिकारों का कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मूल अधिकारों को किसी एक दायरे में बांधा नहीं जा सकता है। जब मूल अधिकार को किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता है तो जाहिर सी बात है इसको परिभाषित हम कर नहीं सकते हैं। ये इसका क्या लिमिटलेस है पूरी तरह। सामान्यतः लोग कहते हैं कि किसी भी देश में जो आधारभूत स्थितियां बनती हैं या परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों में जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक है ना और नैतिक विकास को कर सके, या ऐसे अधिकार जो ऐसी परिस्थितियों में किसी ऐसे व्यक्ति का क्या मानसिक, भौतिक, आर्थिक भी जोड़ लीजिए आप, नैतिक आर्थिक विकास कर सके। और अगर उस मांग को, उस अधिकार को हटा दिया जाए तो वह व्यक्ति ना अपना मानसिक विकास कर सकता है, ना अपना भौतिक विकास कर सकता है, ना अपना नैतिक विकास कर सकता है। तो ऐसे ही उस मांग और ऐसे अधिकार को हम क्या कहेंगे, मूल अधिकार कहेंगे। मैंने कहा कि मूल अधिकार परिभाषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी दायरे में से बांध नहीं सकते हो। तो यानी सीधी बात, जो जैसी परिस्थिति में रह रहा हो, जिस देश में रह रहा हो, वहाँ रहते हुए उस व्यक्ति का मानसिक और भौतिक, नैतिक विकास हो सके तो उसके कुछ मांग होंगी, और मांग ही उसकी क्या है, उसके अधिकार है। क्योंकि वो अपना मानसिक, भौतिक, नैतिक विकास करना चाहता है। वह उन अधिकारों के बिना या उन मांग के पूरा हुए बिना अपना मानसिक और क्या भौतिक, नैतिक विकास नहीं कर सकता है। तो ही तो मूल अधिकार है। कहने का ये परिभाषा बड़ा टफ है, लेकिन आपको समझना इसी से पड़ेगा, क्योंकि अधिकार नहीं होते तो कुंद हो जाते लोग। जैसे अगर अनुच्छेद 17 नहीं होता, अनुच्छेद 14 नहीं होते, 19 नहीं होते, 21 नहीं होते, 25 से 28 नहीं होते। ये मैं कहूँ आपसे कि 14 से लेकर के 32 तक की बात किया जाए, अगर ये ना होते तो क्या होता। या 14 से लेकर के आप 30 तक की बात करिए जो मूलभूत है, अगर ये ना होते तो क्या होता। मानसिक विकास किसी का होता नहीं, क्योंकि ये कह दिया जाता तुम कौन हो, तुम तो दलित हो, छुआछूत लोग करते। सत्ता नहीं होता तो क्या मानसिक विकास होगा? अगर मानसिक विकास नहीं होगा तो क्या उनका भौतिक विकास होगा? क्या उनमें एथिकल वैल्यू डेवलप होगी? नहीं होगी। यानी उनका नैतिक विकास भी नहीं होगा। आप किसी दलित बस्ती में इस बात को जाके आज भी देख सकते हो। किसी दलित बस्ती में अगर उस परिवार से लोग किसी पदों पर चयनित ना हुए हों, या उनका अभी सामाजिक, शैक्षिक रूप से विकास ना हुआ हो, शैक्षिक विकास ना हुआ हो, तो सामाजिक विकास वैसे नहीं होगा उनका, ना हुआ हो, आर्थिक विकास भी उनका ना हुआ हो, सारी बातों को जोड़ लीजिए, तो उनकी मनोदशा अच्छी नहीं होती है। हर चीज़ को बड़ा मानते हैं वो स्वयं इस बात को मानते हैं कि समाज में लोग मुझे है की दृष्टि से देखते हैं। वो हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। अगर उन्हें कहीं ऐसी जगह बैठना उठना होगा तो सोचते हैं मेरा यहाँ बैठना सही है गलत है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें रही हैं। तो यानी कि मानसिक विकास हो, उनकी मनोदशा बदले, उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए? मूल अधिकार। और संविधान में मूल अधिकार के रखने के पीछे का कारण भी यही है, क्योंकि यहाँ मैंने एक हेडलाइन दे रखी, क्या मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इसीलिए पड़ रही है
कि जिस परिस्थिति में व्यक्ति, परिस्थिति की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस परिस्थिति में दलित ऐसे रहे हैं जिनके साथ छुआछूत तब भी होता था, घटते घटते थोड़ा कम हो गया है, अभी भी वो विद्यमान है। लेकिन जितने हमारे यहाँ प्रकांड विद्वान हैं इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि वह दलित होने से पहले मानव है, और मानव में दो ही वर्ग है, तीसरा तो है नहीं। तीसरा है तो अपवाद है हमारा वो। दो ही वर्ग यानी कौन है? एक नर है, एक नारी है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके जैसा ही नर हो और आपके जैसा ही नारी हो, वो आपके बगल बैठ नहीं सकता है, तो आप फिर अध्यात्म आपके अंदर चाहे जितना हो आध्यात्मिक हो, अक्सर लोग आध्यात्मिक दृष्टि से ही ऐसा करते हैं। अगर ऐसा आप सोचते हो तो मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि जिसने उसे बनाया है उसी ने आपको ही बनाया है। यानी जब नर एवं नारी दो ही हैं और तीसरा अन्य है ट्रांसजेंडर जो अपवाद है, इसीलिए मानव पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उसका अपवाद एक हो गया। तो यदि आप किसी भी से घृणा करते हैं जो आपके जैसा है, जिसके पास आपकी जैसे आँखें हैं, आपके जैसे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, उंगलियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, भाषा आपके जैसी शायद ना भी हो, तो फिर भी उससे आपको, अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कोई विभेद करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप, मेरा ये अपनी खुद की राय है, आपकी राय जो भी हो, ये होना चाहिए कि वह व्यक्ति पढ़ लिख करके भी मूर्खाधिराज है। ये बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये 100% यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। ये बुरी लग सकती हैं क्योंकि आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, वह छुआछूत आप कर रहे हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि ये दलित है, जो भी है जिससे आप नफरत कर रहे हैं, तो ये समझिएगा कि आप नफरत उस दलित से नहीं कर रहे हैं, आप नफरत कर रहे हैं उससे जिसने उसे बनाया है। उसका यही दोष है कि उस वंश में उसका जन्म हो गया है, इससे अधिक कुछ नहीं। तो मैंने कहा मूल अधिकार को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि इसे किसी दायरे में बांध सकते नहीं हो। मेरा मानना है कि जो सारी मनोदशाएं हैं ये सब एक हमारी मानसिक सोच है, जिसकी वजह से मूल अधिकार के होते हुए भी आज भी समाज में देखा जाता है कि छुआछूत जैसी बीमारी विद्यमान है। जो छुआछूत करते हैं अपने साथ बैठने नहीं देते हैं, जो लोग, जिनको भी आप समझिए, जो लोग छुआछूत करते हैं अपने बगल बैठने नहीं देते हैं पास में, ना अपने उस गिलास में पानी पिलाते हैं, वही लोग कभी एक समय ऐसा आता है कि जब उन्हें रेप करना होता है तब वो छुआछूत नहीं करते हैं। रेप करते समय हमारे समाज में वो लोग इस बात को नहीं सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित लड़की है, तब उन्हें गंगा जल से नहीं नहलाते हैं। तो ये कैसा भेदभाव? अगर आप उसके साथ बैठ नहीं सकते हैं, उसके साथ चाय नहीं पी सकते हैं, तो फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन में जाने में तो फिर तो नहीं ठीक है। वो कितना बात छुआछूत है, इस बात पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं जो पीड़िताएं होती हैं वो दलित होते हैं। अगर आप डेटा कलेक्ट करिए किसी भी स्टेट का, तो सबसे ज़्यादा इसका वो शिकार होती हैं, और कभी वो बताती हैं, कभी नहीं बताती हैं। अगर उन्हें बता दिया तो चीज़ें ओपन हो गई, समाज के और लोक लाज के भय से वो नहीं बताती हैं कि हमारी बेइज्जती ना हो, हमारे माता पिता, इसलिए वो नहीं बताती हैं। तो हम उनको ये सलाह उन लोगों को देना चाहते हैं कि जो लोग उन्हीं दलितों से घृणा करते हैं, तो फिर रेप जब करते हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? तब भी उनको नहीं छूना चाहिए, अपने पास में बैठाना चाहिए। जब बैठाने से नफरत है तो फिर उस समय क्यों नहीं नफरत होती है? अगर इस बात को सोच रहे तो मेरा मानना है कि इस देश में रेप की घटनाएं कम होंगी, और भाई जो ताकतवर नहीं उसी के साथ ये सब घटनाएं घटती हैं। तो एक विचार था, ये मेरी अपनी राय थी, खुद की राय है। सहमति और ना सहमति आपके ऊपर है, आप सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
मैं बात कर रहा हूँ मूल अधिकारों की। मूल अधिकार स्वर्ग है। संविधान में अगर कहीं स्वर्ग है तो मूल अधिकार में स्वर्ग है। किसके लिए स्वर्ग है? उन लोगों के लिए, चाहे जिस वर्ग में हो, वर्ण व्यवस्था में कहीं पर भी हो, जिनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास ना हो पाया हो, उन्नयन ना हो पाया हो, उनके लिए ये कह सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ है ये। कौन सा? मूल अधिकार। इसीलिए यहाँ पर उनके अधिकारों की संरक्षा के लिए आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा गया है। तो हमने कहा मूल अधिकार की परिभाषा नहीं दे सकते हम। हमने कहा मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास संभव हो सके, ऐसी मांग ही अधिकार है, और उसे हम क्या कहते हैं? मूलभूत अधिकार कहते हैं। क्योंकि मूलभूत अधिकार से किसी का मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास हो सकता, अन्यथा नहीं होगा। अभी भी अधिकार मिलने के बाद भी दलितों में एक समस्या है कि उनकी मनोदशा बदल नहीं पाई है अब तक भी। इसीलिए उनका सामाजिक विकास हो नहीं पा रहा है। आर्थिक विकास तो उनका हो जा रहा है, सामाजिक विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और सामाजिक विकास तब तक नहीं होगा जब तक उनके अंदर नैतिक विकास नहीं होगा। इसकी भी कमियां हैं, जिसकी ज़रूरत होती है कि समाज में अगर उनके साथ लोग अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनके अंदर नैतिक विकास होगा, और नैतिक विकास होगा तो उनका सामाजिक विकास खुद ब खुद हो जाएगा। तो मूल अधिकार तो रखा गया है, एक किताबी ज्ञान है जिसका बहुत ज़्यादा समाज में अभी भी मतलब नहीं है। तो अगर इन मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के अलावा देखा जाए तो शेष जितने भी अधिकार होते हैं उनके बिना व्यक्ति रह सकता है, कोई सी बात नहीं है। उनके बिना बाकी जैसे आपका मानसिक, आपका भौतिक, आपका नैतिक विकास वैसा अधिकार चाहिए। उसके अलावा जो भी अधिकार की बात की जाती है उसके बिना आप रह सकते हैं और आपका विकास भी हो सकता है, कोई सी बात नहीं। लेकिन इनके अलावा जो शेष अधिकार हैं वो क्या हैं? पूरक हैं। किसके पूरक हैं? इन मूलभूत अधिकारों के। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि शेष अधिकार को हम सामान्य अधिकार मानते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिकार कितने टाइप के होते हैं। अगर अधिकार का बात कर दिया जाए तो एक क्या होता है, सामान्य अधिकार पे अगर चर्चा किया जाए, मैं बात कर रहा हूँ मूल अधिकारों की, यहीं पर मैं भी हूँ। सामान्य अधिकार है ना, सामान्य अधिकार। सामान्य अधिकार जो मिले हुए हैं, जैसे सामान्य अधिकार में क्या होता है? कानूनी अधिकार होता है, यानी जिसे आप विधिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार, यानी कि क्या? विधिक अधिकार। और दूसरा आप क्या कहते हैं? परंपरागत अधिकार। परंपरागत अधिकार दो। सामान्यता देखा है तो अधिकार दो टाइप के हैं, एक कानूनी अधिकार मिलता है, एक परंपरागत अधिकार मिलता है। आपको यहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें जानना चाहिए। जो कानूनी अधिकार होते हैं ये किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? ये विधि द्वारा प्रदत्त हैं। क्या है? विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार। मतलब कोई अधिनियम है, कोई कानून है, कोई अधिनियम है, जैसे संविधान ही आपको अधिकार दे रहा है। तो संविधान क्या है? विधियों का समुच्चय है ना। आप इसको पढ़ते हैं कि संविधान क्या है? विधियों का समुच्चय। तो विधि द्वारा प्रदत्त होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बना सकते हैं? विधि द्वारा प्रदत्त हैं तो इन्हीं कानूनी अधिकार को हम मूल अधिकार बना सकते हैं। अब ये कौन बना सकता है? जो अधिनियम होगा वो बना सकता है, यानी मूल अधिकार आपको यहीं से मिलेगा। सबसे खास बात होती है, पूछा जाता है कि जो कानूनी अधिकार होते हैं क्या वो कैसे होते हैं? तो एक सवाल, कानूनी अधिकार संवैधानिक और विधिक दोनों होते हैं, इस बात ध्यान रखिएगा। कानूनी अधिकार क्या होते हैं? संवैधानिक भी होते हैं, बहुत बारीकी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, समझ लीजिएगा। संवैधानिक भी होते हैं और विधिक भी होते हैं। तो कहेंगे सर संवैधानिक क्या है? जो आपके संविधान में वर्णित है, जो संविधान में वर्णित है, और वो संवैधानिक है। विधिक अधिकार कौन से हैं? जो कि अन्य कानूनों में, अन्य अधिनियमों में वर्णित है। समझ रहे हैं आप?
जैसे कि SC/ST कानून क्या है, SC/ST की कोई भी धारा संविधान में नहीं है। छुआछूत करोगे दलित महिला को, मतलब अनटचेबिलिटी आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो दंडात्मक प्रावधान करेगा। कौन? 17 SC/ST एक्ट आ जाएगा। SC/ST एक्ट कैसा है? SC और ST जो एक्ट आपका है, यह एक्ट क्या है? ये विधिक अधिकार दे रहा है, समझे आप? यानी कि आपको जो कानूनी अधिकार मिलते हैं दो टाइप के होते हैं, एक संवैधानिक मिलेंगे, विधिक मिलेंगे। संवैधानिक जो मूल संविधान में जिनका वर्णन हो, तो संविधान वर्णन किसका है? 17 का। छुआछूत करोगे तो नहीं, कहता कि आपको छुआछूत नहीं करना है, 14 सबको समान कर दिया। 17 आपको रोकता है, लेकिन दंड की बात नहीं करता है। लेकिन वहीं जब आप SC/ST एक्ट, जब आप छुआछूत करेंगे तो विधिक एक कानून कौन सा है? SC/ST एक्ट है, सिविल संरक्षण अधिनियम है। उस अधिनियम के द्वारा अगर आप दंड मिलेगा, आपको जुर्माना उतारा जाएगा। किसी दलित महिला के ऊपर आपने कुछ ऐसा किया हो तो आप छुआछूत किए हैं तो यहाँ तो दंड मिलेगा ही। अगर आपने कुछ और के साथ किया हो तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट भी है ना, वो एक्ट भी है। जो महिलाओं से संबंधित और कानून हैं वो भी आ जाएंगे। तो सबके सबके विधिक तो हैं, सब विधिक हैं। और ये क्या है? और संविधान में जो 17 है वो, तो किसी अन्य पुरुष के द्वारा जब किसी दलित का रेप किया जाता है तो दोनों आते हैं। SC/ST एक्ट भी आता है स्वागत में आपके, और उसके बाद आपका भारतीय न्याय संहिता BNS भी आएगा, उसका सेक्शन लागू हो जाएगा आपके ऊपर। ये है। इसीलिए जब कभी किसी दलित महिला के साथ ऐसी घटना घटती, दोनों के आने की डर की वजह से जो ऐसी घटना घटाया रहता है पूरी तरह साक्ष्य को मिटा देता है। यानी कि जैसे हाथरस में पेट्रोल और डीजल डाल के जला दिया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल दिया गया था, सब कर दिया जाएगा। तो यानी अधिकार समझ गए बाप, कानूनी संवैधानिक दोनों। और जो विधिक द्वारा प्रदत्त है उन्हें मूल अधिकार, कानूनी अधिकार को विधि द्वारा किसी एक्ट के द्वारा क्या करेंगे, आपको मूल अधिकार दे दिया। तो मूल अधिकार कहाँ है? संविधान में। ये संवैधानिक है, लेकिन वहीं इनका उल्लंघन होने पर अगर दंड की व्यवस्था की जाएगी तो कौन होंगे? वो विधिक होंगे, विधिक अधिकार होंगे। समझ गया बाप? तो अधिकार हमें 2 टाइप के मिले हैं, संवैधानिक मिला है, विधिक मिला है। संपत्ति जो कि कहाँ है? आर्टिकल 300A में है। 300 का में क्या है? विधिक अधिकार तो है, संवैधानिक अधिकार नहीं। अब फिर क्या करेंगे आप? सामान्यता देखिए, क्या परंपरागत अधिकार या रूढ़िगत अधिकार क्या होते हैं? ये भी सवाल उठता है, ये कैसे अधिकार है? तो अगर आप बात करिए परंपरागत अधिकारों का, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, ना है और ना ही किसी विधि में है। आप ये जानिएगा, ना ये संवैधानिक हो सकता है और ना ही ये विधिक हो सकता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये इसमें जो परंपरागत अधिकार, रूढ़िगत अधिकार हैं, ये क्या है? किसी किसी देश में, जैसे भारत जैसे देश में जो छुआछूत है, छुआछूत करने का और भी चीज़ें, जैसे शूद्र जो थे या दलित जो रहे हैं, उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर न बैठना, ना किसी तालाब में नहाना, ना कुएं में पानी भरना, ये सारी बातें आप जानते हैं। और भी आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों से दूर, मंदिर जाने से रोकना, ये सब क्या थे? ये परंपरागत किसी के अधिकार थे वर्ण व्यवस्था में। और ये अधिकार किसे नहीं प्राप्त थे? शूद्रों को। तो अधिकार तो नहीं मिले शूद्रों को ना वो। तो जब उन्हें अधिकार नहीं मिले थे, तो इसीलिए संविधान अगर उन्हें अधिकार स्वरूप ला कर रख दे तो फिर इसको रखने का ही क्या मतलब निकला? 17 तो फिर शून्य हो जाएगा ना। यानी वो समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए ही किसका निर्माण किया गया है? किसे रखा गया? मूल अधिकारों को रखा गया है। तो वहां पर उस परंपरागत रूढ़िगत जो चल रही थी, क्या रूढ़िगत अधिकार वर्ण व्यवस्था में था कि हम दलितों से खाली क्या करवाएं? खेती करवाएंगे और हमारा नाला और वो साफ करेंगे, क्या बोलते हैं, टॉयलेट साफ करने के लिए बने हैं बस। तो फिर कहाँ उनका सामाजिक विकास होता? इसीलिए रूढ़िगत या परंपरागत किसी भी अधिकार को
किसी भी कानून में, किसी भी संविधान में, किसी देश ने रखा ही नहीं। समझ गया? अगर रख लिया गया होता तो वर्ण व्यवस्था में जो उच्च थे, जो शोषण कर रहे थे, वो कहते हमारी परंपरा चली आ रही बचपने से कि दलित हमें बगैर खड़े पटक के मारा वो के हम। जैसे एक मूवी है माउंटेन माझी, देखिएगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ठोक पीट बराबर कर देते हैं जब वो लौट के आते कहाँ से, धनबाद से लौट के आते हैं और कहते हैं अब तो क्या संविधान लागू हो गया, हम किसी गले मिल सकते हैं, जमींदार के गले जैसे मिले, मार के ठोक पीट बराबर कर दिए उनको तुरंत। ये है, समझ गए? तो इसीलिए इनका स्थान नहीं है। आपसे कोई ये सवाल कर ले कि कौन ऐसा कारण है कि परंपरागत रूढ़िगत चीज़ों को संविधान या किसी विधि में स्थान नहीं दिया जा रहा है, इसे नहीं दिया जा रहा है। और क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कोई विधि, कोई अध्यादेश, कोई नियम, कोई विनियम, कोई विधि, कोई आदेश और कोई रूढ़ि प्रथाएं वहाँ तक शून्य होंगी जहाँ तक वह मूल अधिकारों से असंगत होंगी। समझ गए? तो अगर इसको मान ले तब क्या, तब फिर तो ही 13 रखने की जरूरत क्यों पड़ी है? नहीं ना, अभी हम किसी आर्टिकल में नहीं हैं, लेकिन आर्टिकल के बाहर ही की कहानी चल रही है। क्योंकि ये समझ अगर आप में है तो ठीक है। अच्छा ये भी है, किसी भी देश का जो संविधान होता है ना वो सर्वोच्च होता है, और संविधान में अगर परंपरागत विधि रख दो तो तब इसकी सर्वोच्चता होगी, तो फिर रखने क्या फायदा, मुझे रखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जहां जितने भी कानून बनाए जाते हैं, उसके बाद जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो सब के सब संविधान के अधीन होंगे। यानी आप सवाल किया जाए कि भारत में सभी विधियों को गवर्न कौन करता है? संविधान करता है। संविधान से ऊपर कोई भी कानून भारत में नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून आप बना दी, कोई भी ऐसा एक्ट बना दीजिए जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करेगा, ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट का क्या करेगा? अनुच्छेद 13 में जाकर नष्ट कर देगा। उसे क्या कर रद्द कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है, क्योंकि जो से रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ है? आर्टिकल 13 में। समझ गए बात? तो अब बात उठता है कि जो मूल अधिकारों का उल्लेख है वो कहाँ किया जाता है? तो मोस्टली कोई भी देश मूल अधिकारों का उल्लेख अपने देश के संविधान में करता है। अब आप कहाँ आ चुके हैं? पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 12 to 35 अब आए हैं, अभी तक नहीं आए थे। अब बात हो रही कि यही कारण है कि मूल अधिकार कहाँ रखे जाते हैं? उस देश के संविधान में ही रखे जाएंगे, कहीं और नहीं रखे जाएंगे। कुछ ऐसा है जो आपके हलचल हो रही तो बोल लीजिए। कुछ ऐसा है बताइए। साधना है, कुछ कोई बचा नहीं है। लेकिन अगर आप इसे समझ में नहीं पाए होंगे तब है बचा बहुत कुछ। हाँ हाँ, और क्या। जैसे आप यदि इसे आप ना समझ पाए हों, यदि आप समझ गए होंगे तो हमेशा के लिए अब आपका फंडामेंटल राइट आपका है। बशर्ते कहीं जा कर के इसकी दुहाई मत दीजिएगा, रोड पे खड़े होकर के नहीं बहुत मार खाओगे, ये समझिएगा। सारे अधिकारों की बात आप, भारतीय संविधान उन्हीं अधिकारों, मैंने कहा कि मूल अधिकार कहाँ होते हैं? संविधान में होते हैं, यही तो होते हैं। तो भारतीय संविधान के पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 में प्रोविजन किया गया किसका? मूल अधिकारों का। भारत के संदर्भ में अगर ये कहा जाए तो जो मूल अधिकार हैं वो लिखित है कि अलिखित है, तो समझिएगा ये भारतीय संविधान के संदर्भ में कैसा अधिकार है? लिखित मूल अधिकार है, क्योंकि संविधान में क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है, बिखरा नहीं है। हमारे संविधान में मूल अधिकार 12 से 35 तक ही है, ठीक है। साधारण उपबंध 12-13 है ना, लेकिन 14 से लेकर के कहाँ तक? आपका 30 तक, 31 तो नहीं है इसमें, आपका 32 है ना, 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट ही है, आप यही कहेंगे। साधारण उपबंध 12 और 13 में है, उसके बाद मूल अधिकार शुरू होते हैं।
तो लिखित रूप में है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे संविधान में लिखित स्वरूप में कौन है? मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में लिखित हैं, और संवैधानिक अधिकार की अगर मैं बात करूं तो संविधान के भाग 3 में लिखित अधिकारों को छोड़कर अन्य जो अधिकार हैं जो संविधान में ही कहीं रखे गए हैं, जैसे कि संवैधानिक अधिकार, जैसे समता का अधिकार आपका 14 से 18 में है, और सांविधिक अधिकार कहाँ है? आपको अनुच्छेद 300A में है, जिसका संबंध किसके साथ जुड़ता है? फंडामेंटल राइट के साथ जुड़ता है। भले ही वह क्या है, हमारा संवैधानिक अधिकार ना हो। जैसे आप देखते हैं कि मूल अधिकार क्या नहीं है। एक विधिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? मतदान का अधिकार विधिक अधिकार है ना? आप देखते हैं इस चीज को। मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार भी बना सकते हैं आप, जैसे वोट देने का अधिकार ही लोग कहते हैं संवैधानिक अधिकार, लेकिन उसे विधिक अधिकार माना गया। जैसे आप आर्टिकल 326 को देखते हैं 326 में, है ना, क्योंकि भाग 3 में मतदान का अधिकार कहीं है नहीं, है ना। पार्ट 3 में वोट देने का अधिकार है क्या? नहीं, ऐसा कुछ घोषित किया गया है। और संविधान में उल्लिखित जितने भी अधिकार हैं वो संवैधानिक ही माने जाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं रखा गया। विधि बना करके उन्हें आप क्या कर सकते हैं? सांविधिक अधिकार बना सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। वो संपत्ति का अधिकार पहले एक मूल अधिकार था, है ना, लेकिन कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे एक सांविधिक अधिकार बना दिया गया। ये बात आप समझ गए होंगे। अब भारत के संदर्भ में मूल अधिकार को जानना हमें, है ना। तो हम लोग अब इसके बाद क्या देखने वाले हैं? भारत के संदर्भ में मूल अधिकार, यानी कि अब तक जो बातें की गई थी आपसे, वो सारी बातें अधिकार और मूल अधिकार के संकल्पना से संबंधित थी। अब आप सीधी बात हम करने वाले हैं क्या? भारत के संदर्भ मूल अधिकार, जो कि आपके भाग 3 में है। और उस भाग 3 में हमें सबसे पहले देखना होगा कि भारत के संदर्भ मूल अधिकारों की अपनी विशेषता क्या है, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी क्या कोई सीमाएं हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पर चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे किसका? वर्गीकरण करेंगे किसका? मूल अधिकारों का। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, जरूर इसको जो है देखिए, अच्छे देखिए, समझिएगा भी पहले। लेकिन इसके पहले के 2 लेक्चर आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद हम इस पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने। तो बने रहिए, आनंद लीजिए, शेयर करिए। धन्यवाद।